तो कल हम लोग बात कर रहे थे आपका कि 246 की योजना जब विधायी शक्तियों के संबंध में हम देखते हैं तो हमें दिखाई ये देता है कि जो केंद्र की शक्ति है उसको इतना बढ़ाया है कि अगर हम राज्य की शक्ति को संरक्षण नहीं देंगे तो राज्य की शक्ति समाप्त प्राय ये हो जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि हम संरक्षण देने के लिए जो आउटलाइन खींची गई है 246 के तौर पर उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि व्याख्या इसे करते समय व्याख्याकार का यह दायित्व है कि वो कुछ भी करे, लेकिन जिस विषय की वो व्याख्या कर रहा है उस विषय की जो मर्यादा हो सकती है, उस विषय की जो सीमा हो सकती है, उस सीमा या मर्यादा के बाहर ना जाए, क्योंकि अगर उस सीमा या मर्यादा के बाहर गया तब तो व्याख्या मनमानी है, तब फिर व्याख्या कहां है? तो मनमानी व्याख्या की इजाजत किसी को नहीं हो सकती। व्याख्या का अर्थ है कि व्याख्याकार जिस विषय वस्तु की व्याख्या कर रहा है उस विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण आपकी समझ में आ जाए इसलिए कर रहा है, लेकिन जो मर्यादा और सीमा है उसका उल्लंघन आपको वो समझाने के लिए भी नहीं कर सकता। अब समस्या पैदा होती है कि आपको समझाने के लिए भी व्याख्याकार मर्यादा और सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो मर्यादा में रहते हुए जिस विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण उसके समक्ष हुआ और जिसकी वो व्याख्या कर रहा है उस विषय वस्तु में जो शब्द हैं उन शब्दों के अर्थों को वो इस प्रकार समायोजित करे कि बात मर्यादा के बाहर भी न जाए और जिसे वो संरक्षण देना चाहता है उसे संरक्षण भी मिल जाए, यानी संरक्षण के लिए भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं हो सकता। और इसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या किया है, जो सिद्धांत उन्होंने विकसित किए हैं सूचियों के अर्थान्वयन के लिए, वो इसी बात को आधार मानते हुए विकसित किए। पहला सिद्धांत हम लोगों ने देखा था, लेकिन वो क्रम में पहला ही था, और पहला सिद्धांत ये कह रहा था कि सूची में जो शब्द दिए वे उस विषय वस्तु का वर्णन कर रहे हैं जिस विषय वस्तु पर संबंधित विधायिका को शक्ति है, लेकिन कोई भी विषय वस्तु इस प्रकार वर्णित नहीं हो सकती कि उससे संबंधित जो अन्य विषय वस्तुएं उसके अंतर्गत आ सकती हैं वे सब की सब उसमें आ जाए। जैसे आप उद्योग कहेंगे तो उद्योग के विभिन्न आयाम और विभिन्न पक्ष हैं, ठीक है। एक उद्योग अगर हम देखें तो प्रकृति के हिसाब से दूसरे उद्योग से भिन्न है। एक उद्योग दवा का उद्योग है तो दूसरा रक्षा का है, तीसरा आवश्यक वस्तुओं का है, ठीक है, चौथा खाद्य पदार्थों का है। तो प्रकृति के दृष्टिकोण से हम करें तो भेद होते चले जाते हैं, ठीक है। उद्योग में प्रयुक्त होने वाले रॉ मटेरियल इसके आधार पर हम भेद करें तो किसी में रॉ मटेरियल जो प्रयुक्त हो रहा है उसे खेती से पैदा कर रहे हैं, किसी में जो रॉ मटेरियल प्रयुक्त हो रहा है वो खनिजों के रूप में खानों से प्राप्त हो रहा है, किसी उद्योग में जो रॉ मटेरियल का प्रयोग किया जा रहा है वो कुछ और प्रोसेस करके उत्पादित किया जा रहा है, फिर उसका रॉ मटेरियल के तौर पर प्रयोग हो रहा है। तो रॉ मटेरियल के आधार पर भी हम उद्योगों में भेद कर सकते हैं। फिर उनका जो महत्व है इसके आधार पर भी उद्योगों में भेद किया जा सकता है। जैसे शराब का उद्योग है और खाद्य पदार्थों का उद्योग है और कृषि पर आधारित पदार्थों का ठीक उद्योग है, इन सब में भी अंतर हैं। तो इन सब के आधार पर जो अंतर है उसे दरकिनार करते हुए
अगर उद्योग इसको कहीं पर सूची में स्थान मिला है तो हम संबंधित विधायिका को उस उद्योग के सभी पक्षों पर विधायन का अधिकार है ये मान लें, या इस उद्योग शब्द को हम सीमित करके पढ़ें, और सीमित करके पढ़ें तो फिर दिक्कत यह है कि सीमित करके पढ़ने के प्रति हम जो जस्टिफिकेशन फॉरवर्ड करें वो जस्टिफिकेशन क्या हो, ठीक है? क्योंकि अगर आपने जस्टिफिकेशन नहीं दिया कि आप उद्योग की सीमित व्याख्या क्यों कर रहे हैं, तब तो व्याख्या मनमानी हो गई, ठीक है? तब फिर व्याख्याकार ने व्याख्या कहां की? उसने तो अपनी मनमर्जी का व्याख्यान यह दिया है, यह माना जाएगा। तो समस्याएं हैं, और हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या कि वी आर गोइंग टू गवर्न, हम एक संघात्मक संविधान से शासित होने जा रहे हैं, और संघात्मक संविधान में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है। और हमने आपसे कहा था कि संघात्मक संविधान और एकात्मक संविधान के बीच भेद ये नहीं है कि एकात्मक संविधान में राज्यों को शक्ति न हो या राज्य न हो, ये नहीं है। एकात्मक संविधान, जहां एकात्मक संविधान से के द्वारा देश का शासन चल रहा है, वहां भी व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित हो सकती है, और जहां संघात्मक संविधान है वहां भी केंद्र और राज्यों के बीच हो सकती है व्यवस्था विभाजित। लेकिन शक्तियों का बंटवारा ये किसने किया? महत्व की बात हमेशा ये है, इसको देखना पड़ेगा। शक्ति का जो बंटवारा है, क्या वो केंद्र की इच्छा से हुआ है? यह शक्ति का बंटवारा क्या राज्यों की इच्छा से हुआ? क्या संघ का निर्माण यह स्वयं राज्यों की इच्छा पर निर्भर है? जैसे यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया जो अब नहीं है, आपके जन्म से भी बहुत पहले वो खत्म हो गया। जब खत्म हुआ तो स्वयं हम हाई स्कूल या फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे। गोर्बाचोव उस समय वहां के राष्ट्रपति होते थे, उन्होंने पेरेस्ट्रोइका नामक एक कार्यक्रम चलाया था, और उसके माध्यम से यूएसएसआर पूरी तरह से राज्यों में टूट गया। यूएसएसआर क्या था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया। राज्यों की मर्जी पर वो संघ है, ठीक है ना? केंद्र राज्यों को शक्ति दे और राज्य मिलकर किसी केंद्र की स्थापना कर दें, इन दोनों बातों में कोई बहुत भेद नहीं है। लेकिन भारत क्या है? एक भारत भारत है, ठीक है? भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है, ये तो बात ठीक है, लेकिन भारत में राज्य होंगे। भारत राज्यों का संघ नहीं है, भारत में राज्य है। भारत तो अपने में एक उसमें राज्य है, और उन राज्यों को हमने क्यों बांटा? एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक सरकार पूरे देश में सुव्यवस्था निर्मित नहीं कर सकती, ठीक है? इसलिए भारत को हमने सुव्यवस्था के दृष्टिकोण से स्वयं राज्यों में विभाजित कर दिया। स्वयं हमने किया मीनिंग देयर बाय, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किया। कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? हम भारत के लोग। इसलिए माना जाएगा कि हमने उसको विभाजित किया है राज्यों में। विभाजन आपका प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है, ठीक है ना? जैसे देश के हितों को ध्यान में रख के अगर देश विभाजन भी किया जाए तो हो सकता है उसे ठीक मान लिया जाए, हो सकता है। लेकिन अगर अपने हितों को ध्यान में रखकर देश विभाजन किया जाएगा वो तो सर्वथा गलत होगा। और ऐसे देश विभाजन को स्वीकार करने से बेहतर होता है कि आप लड़ाई के मैदान में आ जाएं और फिर सेना के भरोसे फैसला करें
कि देश का विभाजन होना चाहिए या देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। हम हारेंगे तो विभाजन होगा और नहीं हारेंगे तो विभाजन नहीं होगा। आखिर सेनाएं होती किस दिन के लिए हैं? सेनाएं होती ही इसी दिन के लिए है, ठीक है ना। वही कि भाई आप बंदूक किस दिन के लिए खरीदते हो? बंदूक इस दिन के लिए खरीदते हो कि जब हमारे सम्मान पर, जब हमारे प्राणों पर, जब हमारी संपत्ति पर इस कदर बनाएगी कि कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। नो डाउट दैट इज द लास्ट ऑप्शन, और वो तभी उपयोग किया जाना चाहिए जब प्राण की, संपत्ति की और सम्मान की रक्षा का अन्य कोई उपाय शेष ना हो, और तब उसका जो शस्त्र प्रयोग है या तब जो किया गया शक्ति का प्रयोग है, ये शस्त्र और शक्ति का प्रयोग हिंसा नहीं है, ये अहिंसा है। क्योंकि ये प्राण, संपत्ति और सम्मान, इसकी रक्षा के अंतिम प्रयास के तौर पर उपयोग किया गया है। ये अपनी शेखी बघारने के लिए, ये दूसरे को मारने मात्र के लिए उपयोग नहीं हुआ है। हमने आपसे कई बार कहा कि हिंसा की डेफिनेशन ये नहीं हो सकती कि किसी को मारना हिंसा है, क्योंकि अगर किसी को मारना हिंसा है तो फिर मिलिट्री, पुलिस, ये सारे लोग हिंसक हो जाएंगे, ठीक है। इनमें से एक भी ठीक आदमी नहीं बचेगा। जबकि हम मिलिट्री का सम्मान करते हैं, हम किसी हिंसक का सम्मान नहीं कर सकते। दुनिया में वो धर्म नहीं खोजा जा सकता, ठीक है, जिसने धर्म के लिए, यानी धर्म युद्ध, धर्म क्या है? जीवन मूल्य, उनके लिए संघर्ष करने की शिक्षा न दी हो तो ये थोड़ा ना हो सकता। तो अगर अंतिम उपाय के तौर पर, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए नहीं, अंतिम उपाय के तौर पर देश विभाजन को बचाने के लिए सेना का उपयोग हो रहा है तो भी ठीक है, होना चाहिए। लेकिन अपने हितों के लिए अगर देश विभाजन किया जाएगा तो वो हमेशा गलत होगा। देश के हितों को ध्यान में रखकर देश विभाजन किया जाए तो शायद वो ठीक हो। हमें उसके बारे में हम कंफर्म नहीं कह सकते कि उसे ठीक माने या ठीक न माने, क्योंकि हमारे मन में अंतर्द्वंद है कि शायद उसे तब भी ठीक नहीं मानना चाहिए। लेकिन फिर भी हो सकता है हम उतने विचारशील न हो, किसी दृष्टिकोण से उसे ठीक भी कह दिया जाए। लेकिन अपने हितों को ध्यान में रखकर, जैसे हस्तिनापुर का विभाजन धृतराष्ट्र ने किया तो इसलिए नहीं किया कि हस्तिनापुर का जो राज्य है उसमें सुव्यवस्था निर्मित हो, इसलिए किया कि क्योंकि लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयास हुआ और उससे पहले युधिष्ठिर वली अहद, ये युवराज हो चुके हैं और युधिष्ठिर अब जीवित लौट आए हैं, तो आखिर युधिष्ठिर को राजा बनाना पड़ेगा। इसलिए दो भागों में बांट दिया ताकि दुर्योधन को, जो युधिष्ठिर की अनुपस्थिति में युवराज घोषित कर दिया गया है, उसके हितों को कोई नुकसान न हो, यानी अपने पुत्र के हितों को ध्यान में रखकर हस्तिनापुर का विभाजन किया। और इस विभाजन पर द्रोणाचार्य, भीष्म आदि सब चुप रह गए, इसलिए इनमें से एक का भी वध कर देना ये अनुचित नहीं कहा जा सकता। ये बिल्कुल ठीक है, कर देना चाहिए। तुम्हारी अच्छाई का हम क्या करें, ठीक है ना। जब वो बुराई के संरक्षण का माध्यम बन जाए, क्या करें हम उसका? तुम्हारी अच्छाई जब अच्छाई के संरक्षण का माध्यम बने तब बात है ना। तुम्हारी अच्छाई अगर बुराई के संरक्षण का माध्यम बन गई तो फिर तुम्हारी मृत्यु ही श्रेयस्कर है, वही होनी चाहिए। और यही कृष्ण कह रहे हैं कि कैसे भी मार दो उन लोगों को, ठीक है, कोई बुराई नहीं है। तो आप निरंकुश संरक्षण के लिए भी आप निरंकुश व्याख्या नहीं कर सकते। और जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि जो बंटवारा है, नो डाउट केंद्र और राज्य के बीच है, और एकात्मक संविधान में भी केंद्र और राज्य के बीच है। लेकिन एकात्मक संविधान में वो सारा बंटवारा राज्य की इच्छा पर निर्भर है,
और दूसरी ओर यूएसएसआर जैसे देश हैं जहां राज्यों की इच्छा पर केंद्र निर्भर है। हमारे यहां कोई किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं, सब संविधान की इच्छा पर निर्भर है। संविधान कहता है इंडिया विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, जिसमें भारत राज्यों का संघ होगा और उसमें राज्य होंगे। अनुच्छेद 1 हम लोगों ने देखा था। और यहां सारी व्यवस्था स्वयं संविधान निर्मित कर रहा है, ठीक है। शक्ति का बंटवारा न राज्य की मर्जी पर है न केंद्र की मर्जी पर है, दोनों आश्रित हैं तो स्वयं संविधान की मर्जी पर। और इसीलिए देश का संविधान संघात्मक कहा जाता है, क्योंकि यहां बंटवारा केंद्र और राज्य की मर्जी पर नहीं है, केंद्र और राज्य हैं। इसके कारण कोई संविधान संघात्मक नहीं बनता। हमने जैसे अभी हम कह रहे थे कि जो कुछ फंडामेंटल राइट के चैप्टर में है वो सब कुछ फंडामेंटल राइट है, नहीं, ये व्याख्या गलत, ये व्याख्या ठीक नहीं है। जो कुछ वहां होगा वो सब कुछ फंडामेंटल कैसे हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ये व्याख्या लेंगे कि घर में जो रहता है वो आदमी है, तो घर में तो जलचरों को छोड़कर सभी रहते हैं, चाहे वो शेर हो, वो भी उसके घर को आप मांद कह रहे हो, बस इतनी तो बात है। आप अपने घर को घर कह रहे हो, घर तो उसका भी वही है। तो फिर तो आदमी के सिवा इस पूरी दुनिया में सिर्फ जलचर ही होंगे या कीट पतंगे आदि आदि हों, लेकिन बहुत बड़ी संख्या आदमियों की हो जाएगी। इसलिए व्याख्या इस ढंग से नहीं हो सकती कि जो घर में रहता है वो आदमी, ये थोड़ी, ये व्याख्या ही नहीं है। आदमी के अपने कुछ मूलभूत गुण हैं, उनके आधार पर कैटेगराइजेशन होगा, और वो गुण बड़े ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते आसानी से। ऐसे ही संघात्मक संविधान और एकात्मक संविधान के बीच जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस इतना स्थूल नहीं है, इतना भौतिक नहीं है कि आप उसे नंगी आंखों से देख ही लें। नंगी आंखों तो सिर्फ राज्य और केंद्र दिखाई देगा, और वो एकात्मक में भी दिखेगा। और उस अंतर को जो दोनों के बीच है, वो अंतर देख पाना एक बुद्धिमान व्यक्ति का ही लक्षण है, और वो कभी भी मूर्खों का लक्षण नहीं हो सकता। मूर्ख हमेशा स्थूल देखेगा। मूर्ख की परिभाषा यही है। अगर आपसे पूछा जाए कि मूर्ख कौन, तो मूर्ख की डेफिनेशन यह है कि जो वस्तुओं के स्थूल स्वरूप को देखता है। वस्तुएं अपने स्वरूप में क्यों हैं, जिसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं, वो व्यक्ति मूर्ख है। उसे यह नहीं दिखाई देता कि संघात्मक संविधान, उस संविधान को हम कहते ही नहीं है जिसमें केंद्र और राज्य का बंटवारा हो। अर्थात कहने का मतलब यह है, संघात्मक संविधान को संघात्मक संविधान इस विशेषता के कारण नहीं कहा जाएगा। संघात्मक संविधान को संघात्मक संविधान उस व्यवस्था के कारण कहा जाएगा जो नंगी आंखों से दिखेगा नहीं। और वो आधार क्या है कि शक्तियों का बंटवारा कौन करता है, ये, और ये अध्ययन से आएगा कि शक्तियों का बंटवारा कौन कर रहा है। इसलिए जो अध्ययन करेगा वही विद्वान बनेगा, यही कहा जाता है। क्योंकि स्थूल आंखों से जो दिखेगा वो मूर्खतापूर्ण बात होगी। और इसीलिए हमने आपसे कहा था कि सरस्वती अर्थात बोध, ये हमेशा अदृश्य है, इसको देखा नहीं जा सकता नंगी आंखों से। और प्रतीक के तौर पर यही कहा गया कि संगम में गंगा है, यमुना है, सरस्वती अदृश्य है, क्योंकि सरस्वती हमेशा अदृश्य रहेगी। वो बोध का प्रश्न है, वो बोध से दिखाई देता है। जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको दिखेगा कि संघात्मक संविधान में बंटवारा स्वयं संविधान से है, और वहां बंटवारा केंद्र या राज्य की इच्छा पर है। अब जब संविधान ने बंटवारा कर दिया, तो उस बंटवारे का सम्मान अगर हम नहीं करेंगे तो स्थिति क्या बनेगी कि हमारी व्याख्या मनमानी हो जाएगी। और हम देख ही रहे हैं कि विभिन्न विधायिकाओं को जो विधायी शक्तियां मिली हैं, उन विधायी शक्तियों में
विषय वस्तुओं का वर्णन जो 7वीं अनुसूची में हुआ है, वे विषय वस्तुएं इस प्रकार वर्णित नहीं की गई हैं कि वे सुपरिभाषित हों। उनका एक विस्तृत वर्णन वहां सूचियों में कर दिया गया और इसके बाद स्वयं संविधान मौन हो गया। उसने उद्योग ये तो लिख दिया, लेकिन मोटे तौर पर भी देखें तो उद्योग में 3 स्थितियां दिखाई देती हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और तीसरा सप्लाई, ठीक है। उसमें भी 3 स्थिति दिखाई दे रही है। पहले प्रोडक्शन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, और फिर आप उसका खरीद फरोख्त ये सारी चीजें करेंगे। ये तो बहुत लास्ट की बात है। और उसका जो मूविंग एस्पेक्ट है, ठीक है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है, इसी को जब हम लोग 301 से लेकर 307 तक पढ़ेंगे तो इसे कॉमर्स कहा जाएगा। वहां आता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स, इसकी जो स्वतंत्रता है वो अबाधित रहनी चाहिए, क्योंकि मूविंग एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेड जो है उसी को कॉमर्स कहते हैं, उसे वाणिज्य कहते हैं। व्यापार एवं वाणिज्य ये शब्द आते हैं, क्योंकि वाणिज्य अगर रुका तो व्यापार नहीं चलेगा। यानी मूविंग एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेड, इसे आप नुकसान पहुंचा देंगे तो व्यापार के लिए माल आएगा कहां से? भाई माल, व्यापार कहां चलेगा? यानी माल की खरीद फरोख्त कहां चलेगी? मार्केट में, बाजार में। और बाजार में माल पैदा थोड़ी हो रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग तो कहीं और हो रही है। और मैन्युफैक्चरिंग का जो स्थान है वहां से वो लाया जा रहा है, यानी व्यापार का अनिवार्य हिस्सा उसका मूविंग एस्पेक्ट है। अगर मूविंग एस्पेक्ट यानी कॉमर्स विपरीत रूप से प्रभावित हुआ तो व्यापार का विपरीत रूप से प्रभावित होना तय है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम उद्योग इस पर लेजिस्लेशन की इजाजत किसी एक विशेष विधायिका को दे रहे हैं तो क्या हम तीनों बातों के संबंध में उसे इजाजत दे रहे हैं या तीनों बातों के संबंध में इजाजत नहीं दे रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। अच्छा, आदमी विषयों का वर्णन करेगा तो आदमी का वर्णन परफेक्ट हो जाए यह संभव नहीं है। अब क्या हुआ है, आप देखेंगे जो मार्केट, ठीक है, शब्द से संबंधित एंट्री है वो तो आपको मिलेगी सूची संख्या 2 में, ठीक है। और फ्यूचर मार्केट, इससे संबंधित जो एंट्री है वो मिलेगी सूची 1 में, ठीक है। आपका जो मार्केट से संबंधित एंट्री है वो राज्य सूची की सूची संख्या 26 इसमें मिल जाएगी। पढ़ो जरा सूची संख्या 26 राज्य सूची की क्या कह रही है। सूची 3 की प्रविष्टि 33 के वर्गों के अधीन रहते हैं राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य। हाँ, तो आपका कहता है कि सूची 3 की प्रविष्टि 33 इसके अधीन रहते हुए राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य, राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य। और आप देखें जो संघ सूची में प्रविष्टि संख्या 48 है, यानी सूची 1 में वो कहता है स्टॉक एक्सचेंज एंड फ्यूचर मार्केट, ठीक है ना। उसने कहा स्टॉक एक्सचेंज और वायदा बाजार। अब वायदा बाजार जो है ये भी बाजार का एक प्रकार है, ठीक है ना। वायदा बाजार बाजार का एक प्रकार है। और राज्य के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य, इसके अंतर्गत मार्केट आ जाएगा।
क्योंकि राज्य के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य, व्यापार होगा कहां? होगा तो मार्केट में। अब भले ही राज्य सूची में बाजार शब्द का उपयोग न हो, लेकिन जिस विषय वस्तु का वर्णन किया है उस विषय वस्तु पर विधायन करने के लिए, ठीक है, और यूं कहें कि उस विषय वस्तु पर प्रभावी विधायन करने के लिए उस विषय वस्तु से संबंधित जितने एस्पेक्ट हो सकते हैं सब पर विधायन की शक्ति अगर संबंधित विधायिका को नहीं मिलेगी तो संबंधित विधायिका की जो विधायी शक्ति है वो बड़ी अप्रभावी दिखेगी। अब देखिए कठिनाइयां क्या क्या हैं निर्वचन के मार्ग में, जो इंटरप्रिटेशन है उसके मार्ग में कठिनाइयां क्या क्या हैं, इसकी चर्चा हम लोग करें। ये एक व्याख्याकार, उसकी सबसे पहली कठिनाई ये है कि वो जिस विषय वस्तु की व्याख्या कर रहा है उस विषय वस्तु का वर्णन करने वाले दस्तावेज में जो कुछ लिखा है वो उस दस्तावेज द्वारा निर्धारित सीमा के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर जाएगा तो फिर उसकी व्याख्या मनमानी है, वो दस्तावेज की व्याख्या नहीं है, फिर उसकी मनमर्जी की वो व्याख्या है, वो उसके बाहर नहीं जा सकता। दूसरी उसकी कठिनाई है कि विषय वस्तु का वर्णन स्वयं मानव ने किया है और मानव का जो वर्णन है वो परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और तीसरी कठिनाई ये है कि एक ही विषय वस्तु में कई एस्पेक्ट हैं, एक ही विषय वस्तु में कई एस्पेक्ट हैं। जैसे आप कहता है कि राज्य के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य, संख्या 26 और 48 वायदा बाजार, वो भी राज्य के भीतर जो व्यापार और वाणिज्य चल रहा है उसी के संबंध में होगा। वायदा बाजार अन्य किसी चीज के संबंध में नहीं होगा। वायदा बाजार में होता क्या है, जो एक्चुअल डिलीवरी है माल की वो नहीं की जाती। माल मेरे गोडाउन में रखा है, 1000 कुंटल आटा रखा हुआ है, आपने हमें फोन पर पूछा कि आप आटा बेच रहे हो, हमने कहा हाँ ठीक बेच रहे हैं, क्या भाव? भाव तय हुआ, आपने आटा खरीद लिया, ठीक है, मेरे पास पैसे आ गए मेरे अकाउंट में, डिलीवरी माल की नहीं हुई है, माल मेरे ही पास रखा है, आपने इनसे पूछा 1000 कुंटल आटा है मेरे पास, खरीदोगे? इन्होंने कहा हां खरीदेंगे, रेट फिर तय हुआ, जो लाभ का हिस्सा है वो इन्होंने ले लिया, ठीक है, इनके पास आ गया, माल अभी मेरी, ठीक है, गोडाउन में ही है, कहीं नहीं गया, ये आगे बेच रहे हैं, ठीक है। और अंतिम रूप से माल जिसने खरीदा माल उसको गया। अब यह भी इस बीच हो सकता है कि जो ठहराव कीमत के हुए थे वे ट्रांसफर किए जाएं, और यह भी हो सकता है कि अंतिम रूप से जिसने माल खरीदा वो टोटल पैसा हमें भेज दे और हम इनका हिस्सा इन्हें, क्योंकि इन्हें हमने जो बेचा था वो उसी रेट में नहीं बेचा था, ठीक है, जिसे अंतिम डिलीवरी जिसको माल की हो रही उसे जिस रेट में मिला उसे तो बहुत ज्यादा रेट में मिला है, क्योंकि बीच में इनने अपना हिस्सा जोड़ लिया, फिर आपने जोड़ लिया, फिर आपने जोड़ लिया, अंतिम रूप से जिसे मिला वो तो हमें जो कीमत मिलेगी उससे बहुत ज्यादा पैसा पे करेगा और उसमें से डिफरेंसेस सबको बढ़ते जाएंगे। ये वायदा बाजार है। अंतिम रूप से माल हम किसे डिलीवर करेंगे? जो अंतिम रूप से खरीदेगा। इस बीच माल कहीं नहीं गया, ये फ्यूचर मार्केट है और ये उस समय नहीं था जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन फ्रेमर्स ये जानते थे कि ये भी प्रकार मार्केट का आ सकता है, ये मार्केट अन्य किसी ढंग से भी विकसित हो सकता है और इसी को विजनरी मैन कहा जाता है। यही विजन है जो आप देख पाए। ये फ्यूचर वायदा बाजार फ्यूचर मार्केट का एक प्रकार है। फ्यूचर मार्केट इसके अलावा भी विकसित हो सकता है और वो किस रूप में विकसित होगा इसकी कल्पना अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसकी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता और जब नकारा नहीं जा सकता तो वो रहेगी वहां। अब मार्केट
इसका ही एक एस्पेक्ट फ्यूचर मार्केट है। और व्याख्याकार जो है उसे व्याख्या इस प्रकार करनी है कि फ्यूचर मार्केट के संबंध में लेजिस्लेशन की ताकत केंद्र को रहे, लेकिन राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य के संबंध में विधायन की ताकत राज्य की विधायिका को मिल जाए। और अगर हम ठीक से विधायन की ताकत का निर्वचन नहीं करेंगे तो राज्य की ताकत खत्म हो जाएगी, क्योंकि राज्य को जो विधायी ताकत मिल रही है वो कहां मिल रही है? 246 सबसेक्शन 3 में। और 246 सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि जब राज्य विधायन करेगा तो वो सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 1 और 2 करेगा। ठीक है ना? तो अगर हम ये मान लें कि विधायन राज्य की विधायिका द्वारा सब्जेक्ट टू 1 और 2 किया जाएगा, इसे ऐसे ही पढ़ लें, इसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग न करें। तो चूंकि वायदा बाजार बाजार का ही हिस्सा है, तो हम तर्क के लिए यह भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट टू 1 और 2 आपको विधायन करना है, क्योंकि वायदा बाजार बाजार का ही हिस्सा है। ठीक है, इसलिए वायदा बाजार के संबंध में वो विधान करेंगे, लेकिन तुम बाजार के संबंध में नहीं करोगे, क्योंकि उनकी शक्ति सबसेक्शन 1 में है। वहां लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 3 में किसी बात के होते हुए। और समवर्ती सूची में क्या लिखा है कि सबसेक्शन 3 में किसी बात के होते हुए। तो केंद्र की जो विधायी शक्ति है वो वायदा बाजार के संबंध में है, और वायदा बाजार बाजार का हिस्सा है, इसलिए बाजार के संबंध में भी आपको विधायन की ताकत नहीं है। तर्क के लिए ऐसा बोला जा सकता है। राज्य के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य शब्द ये है ना, राज्य के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य, और ये व्यापार और वाणिज्य तो है। राज्य के भीतर ये व्यापार और वाणिज्य तो हो रहा। उत्तर प्रदेश में बैठकर अगर आप वायदा बाजार के माध्यम से कोई चीज बेच रहे हो तो कर क्या रहे हो? अंततः व्यापार और वाणिज्य, यही तो कर रहे हो। अब ये अलग है कि व्यापार एवं वाणिज्य के अंतर्गत बाजार भी आता है, क्योंकि बाजार के बिना व्यापार और वाणिज्य हो ही नहीं सकता। लेकिन व्यापार एवं वाणिज्य सिर्फ इतना ही लिखा है 26 में। व्यापार एवं वाणिज्य, बाजार शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, और बाजार व्यापार एवं वाणिज्य का अनिवार्य हिस्सा है। तो अगर मूर्खों की तरह प्रविष्टि संख्या 26 को पढ़ लिया जाए तो स्थिति यह निकल कर आएगी कि वायदा बाजार संबंधी एंट्री नंबर 48 में होने के कारण से केंद्र राज्य को अपनी विधायी ताकत का इस्तेमाल करने से रोक देगा। ठीक है ना? क्योंकि व्यापार एवं वाणिज्य बाजार इसका हिस्सा है, और व्यापार एवं वाणिज्य लिखा है 26 में, वायदा बाजार 48 में लिखा है, और 48 सूची संख्या 1 की है, ये 26 सूची संख्या 3 की है। और सूची संख्या 3 हम गलत बोल गए, सूची संख्या 2 की है, क्योंकि सूचियों में तो राज्य सूची 2 में है, 3 में तो समवर्ती है। ठीक है, लेकिन सूची 2 पर राज्य की विधायिका को जो शक्ति मिलती है वो 246 सबसेक्शन 3 से मिलती है। और 246 सबसेक्शन 3 क्या कह रहा? सब्जेक्ट टू 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 के अधीन रहते हुए राज्य को विधायी शक्ति प्राप्त होगी। अब जब 1 और 2 के अधीन रहते हुए प्राप्त होगी तो इसका मतलब यह हुआ व्यापार एवं वाणिज्य के किसी भी एस्पेक्ट पर अगर वो संघ सूची में आ गया तो आप विधायन नहीं करेंगे, ऐसा अर्थान्वयन भी हो सकता है। ठीक है ना? अर्थान्वयन तो यह भी हो सकता है कि व्यापार एवं वाणिज्य आपके पास है जनरल एंट्री के तौर पर, और उसकी स्पेसिफिक एक शाखा ये संघ सूची में है। तो चूंकि जो स्पेसिफिक एंट्री है वो जनरल एंट्री के अंतर्गत है, और 246 सबसेक्शन 3 आपको सब्जेक्ट टू 1 और 2 विधान की शक्ति देता है। इसलिए जनरल एंट्री आपके पक्ष में होते हुए भी आप चूंकि स्पेसिफिक एंट्री उस जनरल एंट्री से संबंधित कहां है? संघ सूची में, इसलिए आप 246(3) की भाषा के मुताबिक उस स्पेसिफिक एंट्री के प्रभाव से जनरल एंट्री के संबंध में भी विधायन की शक्ति से मरहूम नहीं, वो तो मृतक हो गया, महरूम
ये हो जाएंगे। अर्थान्वयन ऐसे भी हो सकता है, और अर्थान्वयन ऐसे भी हो सकता है कि जनरल एंट्री व्यापार एवं वाणिज्य के तौर पर, किसमें, एंट्री संख्या 26 में, और जनरल एंट्री का एक भाग वायदा बाजार के तौर पर या फ्यूचर मार्केट के तौर पर एंट्री संख्या 48 में है। इसलिए इस जनरल एंट्री से बस केवल हम फ्यूचर मार्केट को हटा देंगे और फ्यूचर मार्केट पर लेजिस्लेशन की ताकत केंद्र को मिल जाएगी, और शेष व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट हैं वो सारे राज्यों के पास रहेंगे। अर्थान्वयन ऐसे भी हो सकता है, और अगर यह अर्थान्वयन किया जाए तो दोनों संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि राज्य यह नहीं कह पाएगा कि हम, क्योंकि वायदा बाजार व्यापार एवं वाणिज्य का हिस्सा है, इसलिए वायदा बाजार के संबंध में भी हम विधायन करेंगे। हालांकि राज्य ये कहे भी तो उसकी बात चलेगी नहीं, क्योंकि तुम्हारी विधायी शक्ति सब्जेक्ट टू 1 और 2 है, तब भी नहीं चलेगी, लेकिन कह सकता है। और केंद्र यह कह सकता है कि ना, हम तो पूरे व्यापार एवं वाणिज्य पर विधायन करेंगे, क्योंकि नियम संख्या 1 क्या कहता है? नियम संख्या 1 कहता है कि अगर कोई एंट्री किसी सूची में आ गई तो उसको कंप्लीटली हम पढ़ेंगे, और उससे संबंधित जितने पक्ष हो सकते हैं। नियम संख्या 1 तो यही आया था अर्थान्वयन का, कि पूरी सूची में जितने विषय वस्तुएं आई हैं उन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जो कुछ जरूरी हो सब पर विधायन की शक्ति संबंधित विधायिका को रहेगी। तो केंद्र यह कह सकता है कि चूंकि वायदा बाजार, इस पर प्रभावी विनियमन करने के लिए हमें व्यापार एवं वाणिज्य, इससे संबंधित विधायन की शक्ति प्राप्त होनी जरूरी है, इसलिए व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित सभी पक्षों पर विधायन की शक्ति हमें आ गई। नियम संख्या 1 के मुताबिक ऐसा केंद्र कह सकता है। और इन दोनों के बीच समन्वय किसे बिठाना है? व्याख्याकार को। और व्याख्याकार कौन है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट को यह ध्यान रखना है कि उसकी व्याख्या वर्णित विषय वस्तु के बाहर नहीं जानी चाहिए। अर्थात एक युक्त संगत मनुष्य के द्वारा ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि व्याख्या मनमानी है, यह नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर व्याख्या ठीक नहीं है। ये सारी कठिनाइयां हैं। और अगर व्याख्या गलत हुई या संबंधित विधायिका ने अपने को दी गई शक्ति के बाहर जाकर विधायन किया तो क्या होगा? संबंधित विधायिका के द्वारा किया गया शक्ति प्रयोग कैसा कहलाएगा? छद्म विधायन, कलरेबल लेजिस्लेशन। फिर कलरेबल लेजिस्लेशन हम कहते क्या? कि विधायिका को शक्ति प्राप्त नहीं है, उस शक्ति का, ठीक है, प्रयोग करते हुए या उस शक्ति को प्रयोग करने का दावा करते हुए ये भी न कहें विधायिका को जो शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है, उस शक्ति के प्राप्त होने का दिखावा करते हुए, ये शब्द ज्यादा ठीक है। जब कोई विधायिका किसी विषय पर विधायन करती है तो यह कहा जाता है कि उसने जो विधायन किया वो छद्म विधायन की श्रेणी का है, क्योंकि इनफैक्ट उसे उस पर शक्ति नहीं है, ठीक है ना। जो सही अर्थान्वयन है उसका, अगर उस सही अर्थान्वयन को लिया जाए तो विधायिका की शक्ति सीमित है, उस विषय पर उसकी शक्ति विस्तृत नहीं है, लेकिन फिर भी उसने उस विषय पर शक्ति प्राप्त होने का दावा करते हुए क्योंकि विधायन कर दिया, इसलिए विधायन की यह श्रेणी छद्म विधायन की है। और जो छद्म विधायन होता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो संवैधानिक है। एक टेस्ट आता है, ये आपसे प्री में खूब पूछा जाता है और हो सकता है सीयूईटी में पूछ भी लिया जाए, राइट क्वेश्चन टेस्ट। राइट क्वेश्चन टेस्ट, ये राइट क्वेश्चन टेस्ट किससे संबंधित है ये पूछते हैं। तो मूलतः राइट क्वेश्चन टेस्ट प्रशासनिक अधिकारियों की शक्ति के संबंध में प्रयोग किया जाता है। राइट क्वेश्चन टेस्ट का मतलब क्या होता है कि संबंधित सरकारी अधिकारी को, सरकारी अधिकारी यानी एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, संबंधित सरकारी अधिकारी को कानून के
तहत जो शक्तियां प्राप्त हैं, क्या उसने उन्हीं शक्तियों का प्रयोग आपके विरुद्ध किया है? यदि इसका उत्तर हां है, तो उसने उन शक्तियों का प्रयोग आपके प्रति दुर्भावना रखते हुए किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनने भी चोरी की, इनने भी की, इनने भी की, इनसे हम चिढ़ते हैं, हमने FIR लिखी, इन्हें जेल भेज दिया, और इन दोनों लोगों को कुछ नहीं किया। तो राइट क्वेश्चन क्या है? क्या हमें इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजने की ताकत थी? है? तो फिर इनकी गिरफ्तारी अनुचित नहीं। ये इस आधार पर हमारे द्वारा कृत कार्यवाही को शून्य घोषित किए जाने की मांग नहीं कर सकते कि साहब इनके विरुद्ध हमें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेम कृत्य इन्होंने किया और इनके विरुद्ध हमने कोई कार्रवाई नहीं की। आपके विरुद्ध की जो कार्रवाई की उसे करने की ताकत हमें थी या नहीं, इतना बताइए। दिस इज द राइट क्वेश्चन। इनके विरुद्ध हमने नहीं की, उसके लिए मेरे खिलाफ जो कुछ हो सकता होगा सब होगा, लेकिन इसके कारण आपको कोई लाभ यह नहीं मिलेगा। राइट क्वेश्चन ये है। कोर्ट्स ने इस राइट क्वेश्चन टेस्ट को, इसे राइट क्वेश्चन टेस्ट बोलते हैं, और जब कठिन पेपर बनते हैं कानून के तब इस प्रकार की चीजें पूछी जाती हैं। और ये जो राइट क्वेश्चन टेस्ट है, इसे कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द एक्ट, इसके संबंध में भी उपयोग किया है। जब वो ये देखते हैं कि कोई पीस ऑफ लेजिस्लेशन, कलरेबल लेजिस्लेशन का उदाहरण तो नहीं है, अर्थात संबंधित विधायिका जिसने उसका अधिनियमन किया है, उसे अधिनियमित करने की ताकत थी या नहीं थी, ठीक है, इस प्रश्न का निर्धारण ही, इस प्रश्न की जांच कहलाता है कि संबंधित पीस ऑफ लेजिस्लेशन कलरेबल लेजिस्लेशन का उदाहरण है या लेजिस्लेशन का उदाहरण है। तो कोर्ट कहता है कि राइट क्वेश्चन यहां पर यह होता है कि क्या संबंधित सूचियों में, ठीक है, जो विषय वस्तु वर्णित है उस विषय वस्तु पर 246 के मुताबिक संबंधित विधायिका को विधायन की ताकत थी या नहीं। और हमने आपको क्लियरली कई बार, एक बार नहीं कई बार कहा कि विधायन की विषय वस्तुओं का वर्णन कहां है? सूचियों में है। विधायन की शक्ति कहां है? 245, 246 में। विधायन की प्रक्रिया कहां है? 107 से लेकर के वहां है। प्रक्रिया अलग बात है, प्रक्रिया का संबंध इससे होता कैसे किया जाए। शक्ति का संबंध इससे होता है कौन करे, और विषय वस्तु का वर्णन इससे, विषय वस्तु का संबंध इससे होता है किसके प्रति शक्ति का प्रयोग किया जाए। ये तीन सवाल हैं और तीनों के उत्तर अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो आपको इन तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो राइट क्वेश्चन टेस्ट जिससे संबंधित है वो इस बात से संबंधित है कि किसके द्वारा किया जाए। राइट क्वेश्चन टेस्ट का संबंध इससे है, ठीक है। किस पर किया जाए या किसके प्रति किया जाए, इसका संबंध सूचियों से है, ठीक है ना। और किस प्रकार किया जाए, इसका संबंध 107 से वर्णित जो स्थितियां हैं वहां है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है वो जब टेस्ट की जाती है कलरेबल लेजिस्लेशन के सिद्धांत के आधार पर, अर्थात किसके द्वारा इस शक्ति का प्रयोग होना चाहिए, इस बात के आधार पर, तो राइट क्वेश्चन टेस्ट लगाता है कोर्ट। और राइट क्वेश्चन टेस्ट लगाने पर कोर्ट ये देखता है कि संबंधित विषय पर विधायन की शक्ति थी या नहीं। और पहला नियम, आपसे चर्चा हुई कि पहला नियम यह है कि किसी भी सूची में जो विषय वर्णित हो गया उस विषय में जो सब टाइटल्स दिए हैं वो सब टाइटल उसे एक्सक्लूसिव बना देने के लिए नहीं दिए गए, इंक्लूसिव नेचर उसका रखने के लिए और उदाहरण देने के लिए दिए गए। जैसे वायदा बाजार ये उन्होंने लिखा, फ्यूचर मार्केट ये लिखा, तो इसका मतलब फ्यूचर मार्केट में वायदा बाजार ही नहीं है, फ्यूचर मार्केट जितने प्रकार की हो सकती है सब फ्यूचर मार्केट में है, ऐसे माना जाएगा। और फ्यूचर मार्केट से संबंधित जितने एस्पेक्ट हैं
उन सब पर विधायन की शक्ति केंद्रीय विधायिका को रहेगी। अब देखिए फ्यूचर मार्केट चले कैसे? टेलीफोन से। फ्यूचर मार्केट कैसे चलेगा? टेलीफोन से। ठीक है, अब टेलीफोन से अंतिम रूप से तो जिसको माल बेचा जाएगा उसको जाएगा ही, तो कैसे? ट्रांसपोर्टेशन से। ठीक है, मानवीय गतिविधियों का एक पूरा संजाल है और इस संजाल में बहुत सारी गतिविधियां शामिल हैं और वे बहुत सारी गतिविधियां बहुत विषयों से संबंध रखती हैं और वे सारी गतिविधियां संघ सूची में वर्णित विषयों से भी संबंधित हो सकती हैं, राज्य सूची में वर्णित विषयों से भी संबंधित हो सकती हैं, समवर्ती सूची में वर्णित विषयों से भी संबंधित हो सकती हैं और फिर इन तीनों सूचियों में जो विषय हैं उनमें से किसी से संबंध न रखने वाली ये भी हो सकती है। ठीक है, सारी बातें हो सकती हैं और जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हम ये देखेंगे कि 246 जो विधायी शक्ति दे रही है, यह 248 जो विधायी शक्ति दे रही वह केंद्र अपर हैंड में है। तो अगर हम सिर्फ एक नियम ले लेंगे कि एक विषय जो संघ सूची में आ गया उसे हम विस्तार से वहां दिया गया मानेंगे और उस पर प्रभावी विधायन करने के लिए जो कुछ जरूरी होगा वो सब उस सूची के आधार पर संबंधित विधायिका को विधायन के विषय के रूप में दिया गया मान लेंगे, तो स्थिति यह आएगी कि राज्य के पास कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि फ्यूचर मार्केट ही अकेला ले लो तो कम्युनिकेशन इस पर विधायन की शक्ति उन्हें आ गई, क्योंकि सूची संख्या 1 में फ्यूचर मार्केट है और जो निर्वचन का पहला नियम है वो कहता है कि फ्यूचर मार्केट से पर प्रभावी विधायन करने के लिए जितने प्रकार की शक्तियों की जरूरत हो सब उन्हें। तो फिर तो कम्युनिकेशन इस पर भी वही विधायन करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इस पर भी वही विधायन करेंगे, टैक्सेशन इस पर भी वही विधायन करेंगे कि फ्यूचर मार्केट पे जो उस पर जीएसटी कितना लोगे, ट्रेड टैक्स आदि आदि विभिन्न प्रकार के जो टैक्सेस लगते हैं वो कितने लोगे, सब कुछ तो उनके पास पहुंच गया, सब कुछ तो उनके पास पहुंच गया। राज्य के पास तो कुछ नहीं बचा। अगर सिंपल ही पढ़ लें हम सारा कुछ और अगर सब कुछ उन्हीं के पास रहेगा तो क्या फ्रेमर्स ने यह संघात्मक संविधान खाली नंबर लाने के लिए बनाया था? ठीक है भाई, फिर काहे के लिए बनाया? जब सब कुछ उन्हीं के पास रहेगा तो क्या घंटा भर हम लोग बकवास करें यहां बैठकर और तुम नंबर लाओ इसे लिख लिख के? इसके लिए बना था संघात्मक संविधान, काहे के लिए बना था? तो वो उद्देश्य फ्रस्ट्रेट होता दिखाई देता है जिसके लिए संघात्मक संविधान की रचना हुई। और फिर सुव्यवस्था ये कि भाड़ में जाएगी, कैसे स्थापित होगी? फिर तो सारा मामला ही बेकार हो गया। इसलिए कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ठीक है, निर्वचन के इस सिद्धांत को स्वीकार किया और उनका हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? यह निर्वचन का सिद्धांत है और जिसे गोल्डन रूल ऑफ द इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन यह कहता है कि चूंकि दोनों चीजें सेम सोर्स से आ रही हैं इसलिए हम दोनों को प्रभावी बनाएंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि वायदा बाजार या फ्यूचर मार्केट इस पर विधायन की जो शक्ति है केंद्र की वो इस प्रकार उन्हें प्राप्त हो कि फ्यूचर मार्केट के संबंध में राज्य कुछ भी विधायन न कर सके और राज्य जब व्यापार एवं वाणिज्य के स्थल, या व्यापार एवं वाणिज्य स्थल नहीं लिखा है, व्यापार एवं वाणिज्य के संबंध में राज्य के भीतर लागू होने वाले उपबंध कानून के माध्यम से, विधायन के माध्यम से निर्मित करेगा तो उसकी यह शक्ति इस प्रकार वर्णित हो कि राज्य की शक्ति पर भी किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ये न दिखाई दे।
हम इस प्रकार से वर्णन करेंगे। अब अगर ऐसे सोचना शुरू करें तो सोचने का एक तरीका मिल जाता है कि फ्यूचर मार्केट के लिए जब ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग होगा तो उस ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में विधायन की शक्ति केंद्र को रहेगी। ठीक है ना? फ्यूचर मार्केट के संबंध में अगर कम्युनिकेशन का उपयोग होगा तो विधायन की शक्ति उनके पास रहेगी। फ्यूचर मार्केट के संबंध में अगर टैक्सेशन करना होगा तो वही करेंगे, आप नहीं करोगे। और फ्यूचर मार्केट को छोड़कर अगर व्यापार एवं वाणिज्य के संबंध में प्रावधान करना है तो आप करोगे। इसलिए मंडी स्थल विकसित हुए, औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है ना? इंडस्ट्रियल एरिया, आप जम्मू का इंडस्ट्रियल एरिया, रौजा इंडस्ट्रियल, नोएडा क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको नोएडा आप कहने लगे। उसकी एक अथॉरिटी स्थापना की गई जो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है? तो ये सब सारा काहे पर बना? व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित इंट्री, ठीक है? इसके लिए आप देखो मंडी समिति यहां भी है, ठीक है? अभी आ रहा है कि अतिक्रमण हटाएंगे और बुध बाजार और शुक्र के लिए, शुक्र की बाजार के लिए स्थल का चयन करेंगे, ठीक है? डीएम साहब किसके प्रतिनिधि हैं? राज्य सरकार के। और राज्य सरकार किन विषयों के संबंध में अपनी प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग कर सकती है? ये तो प्रशासनिक शक्ति का उपयोग होगा, ये विधायी शक्ति का उपयोग थोड़ी होगा। क्योंकि सरकार या उसके प्रतिनिधि ये विधायी शक्ति का प्रयोग ही नहीं कर सकते, वो तो विधायिका करेगी। लेकिन जिन विषयों पर वो विधायन करेंगे उन्हीं विषयों पर सरकार अपनी प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करेगी। तो चूंकि बाजार के स्थल, ठीक है, व्यापार के स्थल जिन्हें बाजार कहा जाता है, उनके संबंध में विधायन की ताकत संबंधित विधायिका को है, इसलिए एग्जीक्यूटिव को प्रशासनिक ताकतें उसके संबंध में प्राप्त, उसके आधार पर वो ये तय कर सकते हैं कि मार्केट कहां लगेगा। Whatever is going to be held, you must think on the what basis that is going to be held. और अगर ऐसे कानून को आप समझेंगे तो डेफिनेटली कानून बड़ी आसानी से समझ में आता है। हमारे जो टीचर रहे वो ये कहा करते थे कि किताबों से कानून को मत समझिए, जो कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके लिए कानून में आधार कहां है, ये जब ढूंढना शुरू करेंगे आप तो कानून बहुत इजी होने लगता है, फिर वो बड़ी आसानी से समझ में आता है। ठीक है? तो इंटर रिलेशन ऑफ दी इंट्रीज, ठीक है, और इसमें हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की विधि ये उच्चतम न्यायालय ने अपनाई है। और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन उन्होंने सिर्फ फ्यूचर मार्केट के संबंध में नहीं अपनाया है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, इट इज ऑल्सो एंट्री। देखिए दो शब्द हैं, एक है लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था और कानून और व्यवस्था, ये दो बातें हैं। आपको सुनने में एक जैसी लग सकती है लेकिन नहीं, एक जैसी नहीं है। लोक व्यवस्था का भंग होना ये बहुत खराब पोजीशन है, और कानून और व्यवस्था का भंग हो जाना ये साधारण बात है। हमने इनका कत्ल कर दिया, बहुत छोटी बात है, और हमने इनका कत्ल इसलिए कर दिया क्योंकि ये मुसलमान है, अब बड़ी बात है, अब बड़ी बात है। अब मसला नस्ल भेद, रंग भेद इससे संबंधित हो रहा है, और हमने इनका कत्ल कर दिया, छोटी बात है। करते हैं लोग, सीट के पीछे झगड़ा होता है, कत्ल कर देते हैं, लेकिन हमने इन्हें इसलिए मार दिया क्योंकि ये विशेष जाति से संबंधित थे और मेरी सीट पर बैठ गए। अब बात बहुत बड़ी है, ठीक है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मरा, अरे मरते रहते लोग, लॉ एंड ऑर्डर तो समस्या है ही है, ये तो लोग रहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या रहेगी। राम राज्य से ठीक पूर्व दशरथ का राज्य था, दशरथ भी बड़े प्रतापी साम्राज्य राजा कहे जाते हैं, और रावण वहां भी था। ठीक है, रावण आज की
दुनिया में देखो तो कौन है कानून और व्यवस्था तोड़ने वाला? मेरा दशरथ को कम प्रतापी राजा नहीं थे। राम डेफिनेटली उनसे मानवीय गुणों में अधिक है, लेकिन दशरथ भी इतने कम नहीं है मानवीय गुणों में कि राम की तुलना में उन्हें कुछ माने ही ना। ठीक है, तो चलो, रावण भले ही दशरथ के राज्य में रहता, लेकिन खरदूषण वो तो महाराष्ट्र में रह रहे थे भाई। जनस्थान जहां खरदूषण रह रहे थे, जहां सूर्पनखा रह रही थी, वो कहां था? वो तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, पंचवटी है। ठीक है, और महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में राम की ननिहाल है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कितनी दूरी है? यानी जहां दशरथ की ससुराल है उससे कुछ दूरी पर लाब्रेकर्स रह रहे हैं। ठीक है, तो वो तो समस्या हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। लोक व्यवस्था का भंग हो जाना, यह बहुत बड़ी बात है। पब्लिक ऑर्डर का भंग हो जाना, यह बहुत बड़ी बात है। इसलिए पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, यह राज्य के पास जरूर है, लेकिन जब अच्छा पब्लिक ऑर्डर भंग होगा तो जो सवाल पैदा होगा राज्य की सुरक्षा का, ठीक है ना। प्रत्येक लॉ एंड ऑर्डर का भंग लोक व्यवस्था का भंग नहीं है, ठीक है ना। और प्रत्येक लॉ एंड ऑर्डर का भंग, प्रत्येक, अब लॉ एंड ऑर्डर का भंग इतने मॉस स्केल पर होने लगा कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई वक़्त और औकात ही नहीं बची। तब ये पब्लिक ऑर्डर का भंग है जो एक विशेष तरीके से किया जा रहा है। आप पॉलिटिकल उस पर न जाएं, लेकिन जो कुछ ममता बनर्जी के शासनकाल में पिछली बार बंगाल में हुआ, ठीक है, वो लॉ एंड ऑर्डर का भंग सिर्फ नहीं कहा जा सकता। वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का भंग नहीं है, वो पब्लिक ऑर्डर का भंग है। ये अलग बात है कि राजनीतिक मजबूरियों के कारण ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त न किया जा सका हो, ठीक है, लेकिन किया जाना चाहिए था। वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का भंग नहीं था। एक हत्या हो गई, ठीक, हत्याओं की बाढ़ आ गई और मर्डरर खुलेआम घूम रहे हैं, वो भाग भी नहीं रहे, वो पुलिस को देखकर डरते नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। सीबीआई जा रही है, उस पर हमला हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये मियर ब्रीच ऑफ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ठीक है, ये लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से लोक व्यवस्था का भंग है। और अगर लोक व्यवस्था का भंग हुआ तो निश्चित राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं थी, पब्लिक ऑर्डर की समस्या थी। जहां सशस्त्र विद्रोह होता है वहां पब्लिक ऑर्डर की समस्या होती है, लॉ एंड ऑर्डर की नहीं, ठीक है ना। लॉ एंड ऑर्डर ये तो बहुत छोटी बात है। और फेसबुक के मूर्ख इस पर कोई भेद नहीं करते, तो उन मूर्खों की ओर आपको देखना भी नहीं चाहिए, ठीक है। वो बेवकूफ होते हैं, वो तो उनकी बात ही समझ में नहीं आती। तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल अलग बात है। अब लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि पब्लिक ऑर्डर का भाग है, तो पब्लिक ऑर्डर राज्य सूची का विषय है। लेकिन जब केंद्र ने अफस्पा बनाया आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर ऑफ एक्ट इसलिए बनाया गया क्योंकि वो वहां उन स्थानों पर जाएगा जहां लॉ एंड ऑर्डर के कारण राष्ट्र की सुरक्षा को संकट पैदा हो गया है। और राष्ट्र की सुरक्षा, भारत की सुरक्षा और संप्रभुता वो संघ सूची में 1 से लेकर 7 तक है। इसलिए एंट्री 2A जोड़ी गई और 2A जोड़कर यह कहा गया कि भारत की जो सुरक्षा है इसके लिए, जरा 2A देखो क्या कह रही है संघ सूची में। संघ के किसी सशस्त्र बल या संघ के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य बल का या उसकी किसी टुकड़ी या यूनिट का किसी राज्य में सिविल शक्ति की सहायता में अभिनियोजन, ऐसे अभिनियोजन के समय ऐसे बलों के सदस्यों की शक्तियां, अधिकारिता, विशेषाधिकार और दायित्व। अब उन्होंने कहा कि जो संघ के सशस्त्र बल हैं राज्य में कहीं भी उनका डिप्लॉयमेंट
इसको करने के लिए, और जब डिप्लॉयमेंट हो उस समय उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार, अधिकार, ये सब क्या होंगे, इसके संबंध में विधायन करने की शक्ति 2A के आधार पर उन्हें रहेगी। उन्होंने अफस्पा बनाया, इसको चैलेंज किया गया कि चूंकि पब्लिक ऑर्डर राज्यों के पास है, तो पब्लिक ऑर्डर पर विधायन करने के लिए जितने प्रकार की ताकतें चाहिए वो सब राज्य को हैं। और पब्लिक ऑर्डर के अंतर्गत सशस्त्र बलों का, ठीक है, डिप्लॉयमेंट ये भी है। इसलिए उनके अधिकार, शक्तियां, कर्तव्य आदि हमें ही उसकी ताकत है, इन्हें नहीं है। क्योंकि राज्य सूची के विषयों पर राज्य को, अगर विषय संवर्धित सूची में हो तब बात अलग है, लेकिन राज्य सूची में है एक्सक्लूसिवली, ठीक है, तो राज्य सूची पर के विषयों पर हमें ताकत है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह लिखा हुआ है कि संघ के सशस्त्र बल राज्यों में जब डिप्लॉय किए जाएंगे, किसमें, इन द एड ऑफ सिविल पावर, ठीक है, वैसे इन द एड ऑफ सिविल पावर जब वो यूज, ठीक है, डिप्लॉय नहीं हुए, तब राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में वे जो काम करेंगे उसके संबंध में संव्यवहार करने की ताकत राज्य की ही रहेगी। जैसे यहां रह रहे हो और कत्ल करें, यहां रह रहे हो कोई ऐसा काम करें जिससे लोक व्यवस्था में भंग होता हो, ठीक है ना, तो राज्य ही उनके अधिकार, शक्ति, कर्तव्य, विशेषाधिकार, इन सबका विनियमन करेगा। लेकिन जब वो इन दी एड ऑफ सिविल पावर डिप्लॉय किए जाएंगे, आप कुछ कर ही नहीं रहे और डिप्लॉय कर दिया हमने, तो ठीक है, इन दी एड ऑफ सिविल पावर, तो डीएम साहब ही बताएंगे तुम तैनात कहां होगे, एसपी साहब ही बताएंगे तुम तैनात कहां होगे, ठीक है। लेकिन अब इस समय इन दी एड ऑफ सिविल पावर वो काम करना है। अब इस समय आप उनकी शक्तियां, विशेषाधिकार, कार्य आदि का मूल्यांकन करने के लिए कानून नहीं बनाओगे, इस समय वो बनाएंगे। कारण कि तुम तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या के नाम पर पब्लिक ऑर्डर की समस्या पैदा ही किए हो, और इन दी एड ऑफ सिविल पावर इस समय अगर हम देंगे तो फिर उस सशस्त्र बल की स्थापना का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो पब्लिक ऑर्डर अलग बात होती है, जैसे लाउड स्पीकर का तेज आवाज पर बजाना, ये पब्लिक ऑर्डर की समस्या पैदा कर सकता है, भले ही लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा न करे, क्योंकि निवासी निकलेंगे तुम्हें जूतों से मारेंगे वहीं, जब तुम सोने ही नहीं दोगे उन्हें तो क्या करेंगे वो, ठीक है। तो पब्लिक ऑर्डर, लॉ ऑर्डर अलग अलग बातें हैं, दोनों पर विधान की शक्ति राज्य को है, किंतु वहां यह है। तो हार्मोनियस कॉन्स्ट्रक्शन की एक विधा विकसित की गई और इसका सर्वाधिक अच्छा प्रयोग हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में और इंडस्ट्री के क्षेत्र में। इंडस्ट्री और शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग कैसे हुआ, पिथ एंड सबस्टेंस क्या है, कल्पेबल लेजिस्लेशन क्या है, इस टॉपिक में बस इतना बताकर आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे।